ओके चलिए, तो आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए एक बेहतरीन श्रृंखला हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये अगला 2 मिनट जो है बहुत ध्यान से सुनिए आप सभी लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट वाली चीज आप लोगों के लिए फिर से रीइटरेट कर रहा हूं कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि जो अपकमिंग मैराथन जो हमारी शेड्यूल्स है वो है गवर्नर जनरल एंड वायसराय। ठीक है, ट्राइबल मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट मतलब आप लोगों का आदिवासी आंदोलन जो है, ठीक है, उसके बाद में पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन, आपके बिहार टच जो रहेगा उसके अंदर में वो सारी चीजों की बात करेंगे हम लोग। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स, जो सामाजिक सुधार हुए वो, और बिहार की जो स्कीम्स है, जो स्कीम्स बिहार सरकार ने निकाली थी उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। और जब ये पांचों जो सेशंस आपके हो जाएंगे उसके ऊपर में आप लोगों की एक मेगा जो है वो फ्रेंड टेस्ट होने वाली है। तो क्या करना है, आप लोगों ने फुल वीडियोस लाइव देखने हैं। आप लोगों ने जो भी ये पांचों सेशंस होने वाले हैं आप लोगों के अच्छे से आप लोग देखोगे। आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स एक मेगा में रिवीजन सेशन भी लूंगा, उसको भी आपको लाइव देखना है। आपको टेस्ट देनी है और विन प्राइज। और मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर मैं आप लोगों के लिए बड़े वाले प्राइजेस है, ठीक है, इस सेशन के अंदर में, मतलब ये जो हम लोग इसमें करेंगे प्राइजेस बड़े, आप लोगों के प्राइस आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, पहले जो 5 लोग रहेंगे उन लोगों के घर पे जो है वो गुडी बैग्स भी भेजा जाएगा, जिसके अंदर में टीचिंग परीक्षा की टी शर्ट, टीचिंग परीक्षा का जो बॉटल है, वो सारी चीज़ें, और कुछ एक पर्सनलाइज लेटर मेरे द्वारा, तो वो भी सारी चीज़ें आपके लिए भेजी जाएंगी, और साथ ही साथ इनाम भी। तो वो छोटी चीज़ें हैं इनाम में, बट मेन चीज़ है आपको पढ़ने मिलेगा, इसी बहाने आप रिवीजन कर लोगे। मेरा मेन उद्देश्य है आप लोगों को किसी भी तरीके से पढ़ा देना। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पूरे सेशन ध्यान से अच्छे से देखिएगा। और सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं उन सभी 2400 प्लस बच्चों का यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने सेशन के पहले ही इसको लाइक्स कर दिए। ये वो बच्चे हैं जो कोर टीचिंग परीक्षा के मेंबर्स हैं। ठीक है, ये वो एनर्जी देते हैं कि सेशन स्टार्ट होते से ही सर बिल्कुल एकदम फॉर्म में एकदम मैं पढ़ा सकूं आप लोगों को। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा फ्रेंड्स, किस ब्रिटिश गवर्नर ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? और ये आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरे सेशंस है ये कैसे चलेंगे, ये मैं आप लोगों को पेड में पढ़ा रहा हूँ। पेड में पढ़ाने के बाद में यहाँ पर हम लोग यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहेंगे, ठीक है, ताकि दोनों का ही भला हो जाए। जो पेड बच्चे उनकी प्रैक्टिस भी हो जाए, पढ़ने के बाद में वहाँ, जैसे अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन, मैं ये वाला कंटेंट मैंने वहाँ पढ़ाया है आपको। अभी आपकी जो थोड़ी देर पहले क्लास हुई थी, 12 बजे जो क्लास हुई थी पेड में, दास प्रथा को किसने समाप्त किया? अब आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी यहाँ पर में। तो दास प्रथा को समाप्त किया था किसने? तुम्हारे भाई एलन बोरो ने। ठीक है, तो ये एलन बोरो, तुम्हारा भाई एलन बोरो। ब्रो किसी को थोड़ी ना दास बनाएगा, तुम्हारा भाई किसी को दास बनाएगा क्या? नहीं ना। ठीक है, तो एलन बोरो आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स इसके बारे में पूरी जानकारी। एलन बोरो पहली बात तो आज ही पढ़ाया, तो देखो अब रिवीजन कितने अच्छे से, जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी रिवीजन कितने अच्छे से हो जाएंगे। और आप जितने भी बच्चे बात अभी भी देख रहे हैं जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं उन लोगों की भी रिवीजन हो जाएगी। 1842 से लेकर, ठीक है, 1844 तक तुम्हारा भाई यहाँ पर में भारत के अंदर में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा एलन बोरो। उसने 1843 में 1843 के अंदर में ये प्रथा को खत्म किया। अब ये प्रथा के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। क्या थी बात? जो दास प्रथा है ना, इसको खत्म करने की जो बात थी, दास प्रथा या स्लेवरी जिसको बोलते हो आप लोग, इसको खत्म करने की बात की गई थी आपके चार्टर एक्ट में। चार्टर एक्ट, कौन सा वाला चार्टर एक्ट था? चलो जल्दी बताओ, अभी आज ही पढ़ाया है मैंने आपको। चार्टर एक्ट 1833 के अंदर में बात की गई थी। रूल नंबर कौन सा था? वो रूल नंबर 5 था, रूल नंबर 5। लेकिन उस समय इसको किया नहीं जा सका, तो इसको बाद में 1843 में एलन ब्रो ने जो है वो खत्म किया, एलन ब्रो ने। तो ये जो दास प्रथा 1843 में लॉर्ड एलन ब्रो ने खत्म की थी, उसका जड़ कहाँ थी, उसकी रूट कहाँ थी, जहां लिखा गया था कि हमें खत्म करने की कोशिश करनी है? चार्टर एक्ट 1833 में। एक और बात बताता हूं, ठीक है, इस चार्टर एक्ट 1833 को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से मुझे बताओ अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपको एक और चीज बताया मैंने कि ये चार्टर एक्ट को एक नाम से जाना जाता है, एक आइलैंड है, ठीक है, उसके नाम से भी जाना जाता है। और वो क्वेश्चन आया हुआ है, एक्चुअल में वो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्वेश्चन जो है कि चार्टर एक्ट 1833 को और किस नाम से जाना जाता है तो वो बता दीजिए। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ जो बच्चे क्लास में थे अभी थोड़ी देर पहले, वो लोग आंसर कर भी रहे हैं। ठीक है, तो सेंट हेलेना जो आइलैंड है, तो उसी के नाम पे इसको सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जानते हैं इसको, इस पर्टिकुलर एक्ट को। ओके, तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। भारत में गुलामी को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया? दास प्रथा या गुलामी या स्लेवरी को खत्म कर दिया गया? जल्दी बताइए आप सभी लोग। 4.5 मिनट के अंदर में 2500 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। नए नए रिकॉर्ड्स आप लोग बना रहे हो टीचिंग परीक्षा के मेंबर्स। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि आप लोगों को सारे वीडियोज टाइम टू टाइम मिलते रहे।
बताइए कौन से वर्ष खत्म किया गया था? डी ट्रिपल एस बी जूनियर का क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। 1843 में। किसने खत्म किया था? रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जो रिवाइज करेगा उसको याद रहेगा एग्जाम में। एलन बोरो ने, ठीक है, एलन बोरो, ठीक है, एलन बोरो ने खत्म किया था इसको, बोरो, एलन बोरो, और 1843 में खत्म किया था इसने। इसकी जड़ जो थी 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने परसों के दिन पढ़ाया था पेड क्लास के अंदर में। आपको बताइए कि बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर जो है, उस समय में गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, गवर्नर कौन थे बंगाल के? बंगाल के सारे गवर्नर्स के बारे में हम लोगों ने देखा हुआ है। बताइए इनमें से कौन थे गवर्नर बंगाल के? वो एक लिस्ट आपको दिया था, वो लिस्ट ये थी आपकी, ठीक है, कि रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर थे। कई सारे लोग रॉजर ड्रेक को मानते हैं, लेकिन रॉजर ड्रेक नहीं थे। कई कुछ बुक्स में मैंने आपको इसका कंफ्यूजन भी आपका दूर किया था, ठीक है। वो प्रेसिडेंट थे, जो काउंसिल थी उसके। पहला जो गवर्नर वाला पद था वो यहां से शुरू हुआ था रॉबर्ट क्लाइव से। रॉबर्ट क्लाइव कितने बार गवर्नर बने बंगाल के? रॉबर्ट क्लाइव 2 बार गवर्नर बने, ठीक है, 1857 से 1860 तक, और 1757 से 1760 तक, और 1765 से 1767 तक, ठीक है। इसी बीच यहां पर में 1760 से 1765 के बीच में हेनरी वेंसी टाट, ठीक है, ये गवर्नर थे बंगाल के। और इसी बीच बक्सर की लड़ाई हुई, ठीक है। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी जल्दी बताओ चलो। बक्सर की लड़ाई जो हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 1764 में। तो 1764 में कौन था, ठीक है, बताओ गवर्नर जनरल कौन था? मैं थी, तुम थी, कौन था? ठीक है, बताइए। तो बक्सर के लड़ाई के समय में हेनरी वेंसी टाट था, ये याद रखना है आप लोगों ने। वो कौन था जब भी बोलो ना तो वो रसोड़े में कौन था, वो वाला जो मीम था, वो वीडियो वायरल हुआ था, कितने लोगों ने देखा है? वो याद आ जाता है वो। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कर रहे हो फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हेनरी वेंसी टाट। तो अब यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है टीआरई के अंदर में, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का हेनरी वेंसी टाट। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। और बक्सर की लड़ाई जो है आप लोगों की 1764 के अंदर में हुई थी, ये याद रखना है, गवर्नर थे। अच्छा, बक्सर की एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इतना खर्चा हो गया मालिक, तो एक बात बताइए दो आप लोग, जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, बक्सर की लड़ाई के बाद में कौन सी वाली ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी मतलब संधि, कौन सी संधि हुई थी ये आप लोग बता देंगे मुझे, ठीक है। तो कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे इसके बाद में, बक्सर की लड़ाई के बाद में? ओके, ये आप लोग मुझे बता दोगे। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक चार्टर जारी किया था? कोर्स कैसे ज्वाइन करना है? सिंपल सा एकदम, नीचे में आपका आप देखोगे नीचे में एक नंबर चल रहा है, ठीक है, टीचिंग परीक्षा का 7611101101 कोई भी नंबर पे कॉल कर लो, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप लोग, टीम मदद कर देंगी। या टीचिंग परीक्षा ऐप पर चले जाइए, वहां पर में भी आप लोगों के लिए वो हो जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक चार्टर किसने जारी किया था? चार्टर के अंदर में क्या बोला गया था? सन 1600 में। तारीख भी याद कर, आपको बताया मैंने, याद कराया है, 31 दिसंबर सन 1600 की बात है। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक लोग थे, जो लोग जुड़े थे लंदन में, ठीक है, वो लोग दादी अम्मा क्वीन एलिजाबेथ वन के पास गए, बोले कि दादी अम्मा कैसा है घुटनों का दर्द, ठीक है, और हालचाल कैसा, ठीक है, दवाई ववाई ले रहे हो बराबर से, बुखार उखार तो नहीं है? दादी अम्मा भी सोची होंगी कि यार चलो देखो कितने अच्छे लोग हैं, मेरे से हालचाल पूछने आए, नहीं तो मेरे तो लड़के लोग आ ही नहीं रहे पूछने के लिए हालचाल, ठीक है। फिर धीरे से उन्होंने बोला होगा, अम्मा देखो नया काम धाम शुरू किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से चालू किया हम लोगों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, थोड़ा सा आशीर्वाद रखो अपना, और देखो यार दूसरे लोग आएंगे, फिर कंपटीशन करेंगे, हमारा तो नुकसान हो जाएगा कंपटीशन में, कैसे अपनी कंपनी आपस में लड़ेंगी अपने देश की। तो एलिजाबेथ ने, ठीक है, 15 साल के लिए उनको एकाधिकार दे दिया था, मोनोपोली। कितने साल के लिए दिया था ये क्वेश्चन आ सकता है? मोनोपोली 15 साल के लिए, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 15 साल के लिए दिया था मोनोपोली, ठीक है। तो जो संस्थापक चार्टर या इस्टेब्लिशिंग चार्टर था वो एलिजाबेथ वन ने, क्वीन एलिजाबेथ वन ने 31 दिसंबर सन 1600 को दिया था, और 15 साल की मोनोपोली दे दी थी, ठीक है। बाद में जो है जेम्स वन, उनके बाद में जो बना, उसने उसको 15 साल से बढ़ाकर और आगे अगले आदेश तक कर दिया था। प्रथम बार किसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? कौन से अधिनियम के तहत? देखो, पहले ना गवर्नर जनरल की पोस्ट नहीं थी, पहले केवल और केवल गवर्नर की पोस्ट थी, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर की जो है वो पोस्ट हुआ करती थी।
अब गवर्नर का पोस्ट को बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। कौन से कानून के तहत? ठीक है, तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे बंगाल के, ये भी आप लोग बता देंगे। 3000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड 10 मिनट के अंदर अंदर। जल्दी से जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, और जहां जहां शेयर कर सकते वहां शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से और बेहतर जो है वो एक एनर्जी मिलेगी आपको पढ़ाने के लिए। ओके, तो देखिए, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए बना था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, ये याद रखना आप लोगों ने, पहले बने थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रशासनिक सेवा को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां पर में की थी? टीआरई में पूछा गया प्रश्न, और टीचिंग परीक्षा के ऐप पर भी अवेलेबल है ये क्वेश्चन। ठीक है, बताइए। सन 1800 में आपका फोर्ट विलियम कॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग। फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर में स्थापित किया गया था और किसने स्थापित किया था, कौन से साल में स्थापित किया था? तो प्रशासनिक सेवा, जो सिविल सर्वेंट है उनकी ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी सन 1800 में। कौन था उस समय में? ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वेलेस्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लेकर आया था, सब्सिडरी अलायंस 1798 में, याद आ रहा है? 1798 में, 1798 में सहायक संधि लेकर आया था, जिसमें यह बोला गया कि जो भारत का राज्य सहायक संधि साइन करेंगे अंग्रेजों के साथ में, उस राज्य की रक्षा अंग्रेज लोग करेंगे, बदले में उस राज्य को अंग्रेजों को पैसे देने पड़ेंगे। इसको सहायक संधि बोला गया। पहला राज्य जो था जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे लॉर्ड वेलेस्ली की, वो था हैदराबाद। ठीक है, गुड। नाउ फ्रेंड्स, सब्सिडरी अलायंस जो है वो आपका किसके समय में आया था? क्यों बता दिया मैंने आप लोगों को, आप लोग अब आंसर कर दोगे, लेकिन मैं पोल दूंगा फिर भी आप लोगों के लिए। देखते हैं यहाँ पर मैं कितने लोग हैं। ठीक है, क्या बोलती पब्लिक, आएगा क्या 100%? आपको क्या लगता है 100% आएगा क्या? चलो बता दो आप लोग। सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस कौन से साल में आई थी ये भी बता दो आप लोग। वेरी गुड, क्या बात है। देखिए जो बच्चे क्लास में थे ना उन लोग आंसर कर रहे हैं, ऑन फायर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, बताया था आप लोगों को कि चौथा एंग्लो मैसूर वॉर भी इन्हीं के समय में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस जो है फ्रेंड 1798 में आया था। ठीक है, 1798 के अंदर में लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे। ओके, 87% लोगों ने ही आंसर किया यार, 100%, 90% भी नहीं हुए आप लोग तो। अभी बताया, रिवीजन इसलिए ज़रूरी है। और पहला राज्य कौन सा था जिसने इसको साइन किया था? आप लोग लिखो जल्दी से, हैदराबाद। ठीक है, फर्स्ट स्टेट कौन सा था जिसने साइन किया था? ठीक है, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जो रियासत थी उसने साइन कर लिया था। ठीक है, गुड। देखो सब्सिडरी अलायंस इन्होंने 1798 में साइन किया था। फोर्थ जो एंग्लो मैसूर वॉर था, अंग्रेज और मैसूर के बीच में वॉर, 1799 में हुआ था। अच्छा, इसमें किसकी मृत्यु हो गई थी चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में? बताया आप लोगों को ना, इसको रिवीजन कराया था आपको। चौथा एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर में किसकी मृत्यु हो गई थी? टीपू सुल्तान की। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, टीपू सुल्तान। ठीक है, देखो दोनों तरह के बच्चे हैं, दोनों को रिवाइज करना है, दोनों को बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, याद करते रहना है आप लोगों ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 के अंदर में, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 के अंदर में। ठीक है, दूसरे नंबर का जो एंग्लो मराठा वॉर है वो भी इन्हीं के समय में हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। देखिए आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा वाला जो है वो एक सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा वाला एक सही है ये बताना है आप सभी लोगों ने। तो देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से परमानेंट सेटलमेंट की, तो परमानेंट सेटलमेंट कब आया था आप लोगों का? ये आया था 1793 में। 1793 में ओके, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। इसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। और ये लागू किया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इलाके में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा और बनारस का कुछ हिस्सा था, बनारस का जो हिस्सा अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था उसमें। इस हिस्से के ऊपर में परमानेंट सेटलमेंट आया था, जहां जमींदारों को ये काम दिया गया था कि आप लोग टैक्स इकट्ठा कीजिए और टैक्स इकट्ठा करके
अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में जमा कीजिए। ये चार्ल्स कॉर्नवेलिस लेकर आया था ये वाला कंसेप्ट परमानेंट सेटलमेंट का, जमींदारी व्यवस्था। अच्छा, परमानेंट सेटलमेंट को किस नाम से और जाना जाता है, ये कल रात में डिस्कस किया था हमने, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट को आप लोग सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ओके, सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है, सूर्यास्त कानून, ठीक है। सनसेट लॉ, सनसेट लॉ किसको कहा जाता है, तो परमानेंट सेटलमेंट को ही कहा जाता है, ठीक है। जमींदारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त उसी को सूर्यास्त कानून। क्यों बोलते हैं इसको सूर्यास्त कानून, बता सकते हो आप लोग? क्योंकि जो भी तारीख दी गई है, सूर्यास्त कानून इसको बोलते थे आप लोग, क्योंकि जो तारीख दी गई है जमींदारों को कि इस तारीख को तुमने पैसा टैक्स इकट्ठा करके हमारे पास में जमा करवाना है, किसानों से टैक्स इकट्ठा करके, उस दिन के सूर्यास्त तक अगर आपने पैसा जमा नहीं कराया, ठीक है, तो तुम्हारी जमींदारी जो है वो खत्म, और तुम्हारी जमींदारी जो है वो किसी और को दे दी जाएंगी। इट जस्ट लाइक के जो है तुम्हारे जो प्रेमिका है उसके उनके पिताजी ने तुमसे कहा है कि ये बैग लो और इसमें अपने पैसे से अपने जाओ, अपने दम पे 1 लाख रुपए कमा के लाओ। अगर तुमने जो है वो 1 जनवरी की सूरज डूबने से पहले तुमने नहीं लाया तो इसकी शादी कहीं और करा दूंगा, वैसा वाला। तो वही है कि अगर तुमने इतने तारीख, मतलब एक दिन डिसाइड होता था, अगर उस दिन तक तुमने पैसे जमा नहीं करवाए तो क्या होगा कि तुम्हारी जमींदारी किसी और को दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, कॉर्नवेलिस के समय में परमानेंट सेटलमेंट आया था, ठीक है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था इसके समय में, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। एंग्लो मैसूर युद्ध कितने हुए हैं टोटल, अब ये क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है, बताओ एंग्लो मैसूर युद्ध कितने हुए? 4 हुए हैं टोटल, ठीक है, 4, जिसमें से तीसरा वाला लॉर्ड कॉर्नवेलिस के समय में हुआ था, और श्रीरंगपट्टनम का संधि इस समय में साइन हुई थी तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद में। 1790 से 1792 तक ये युद्ध हुआ। ये युद्ध खत्म हुआ, टीपू सुल्तान हार गया। इसमें ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुई थी, सेरिंगपट्टनम की संधि 1792 में। एक बात मैंने बताया था आप लोगों को कि सेरिंगपट्टनम की संधि की खासियत क्या थी, पता है आप लोगों को? उसमें क्या हुआ था, टीपू सुल्तान हार गया, टीपू सुल्तान के 2 बच्चे जो है वो उठा के लेके चले गए थे वो लोग जमानत के तौर पर, कि अगर तुमने कुछ भी, टीपू सुल्तान वापस से हमला किया या वापस से कुछ भी चतुराई दिखाई, तुम्हारे बच्चे गए। आप समझिए अंग्रेज लोग ऐसे भी करते थे, टीपू सुल्तान के 2 लड़के उठा के लेके गए इस संधि के तहत, 2 बेटे उठा के लेके चले गए थे, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने जो है फ्रेंड्स इस संधि को डिजाइन किया था। आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला सही नहीं है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवेलिस परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए थे, लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग मास्टरली इनएक्टिविटी, डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। देखिए क्वेश्चन टफ है, लेकिन सिखाने के लिए, देखो जो चीज़ आसान होंगी ऑब्वियस सी बात है फिर आप लोग उसमें आगे कैसे बढ़ोगे। तो चीज़ें टफ है तो आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और आप लोग सोचो कि अगर ये क्वेश्चन आप छोड़ के चले गए, अगर मान लो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कर लेंगे तो उनको जॉब मिल जाएंगी, सिंपल सी बात है। तो जो बच्चा पढ़ रहा है उसको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि वो जो है टफ चीज़ें कर रहा है, वो जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती वो चीज़ें कर रहा है वो। चलिए, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि लॉर्ड कॉर्नवेलिस जो है उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लेकर आया था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस लाया था, ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी जो है वो उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेकर आए थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब क्या होता है, इसको समझो आप लोग। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब होता है कि अगर आपका खुद का पर्सनल प्राइवेट बेटा नहीं है, देखो ये है राजू, ठीक है, राजू जो है वो अपने युद्ध करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा, उसकी 100 रानियाँ थी, ठीक है, राजू की, बट राजू के ऊपर में काम का बड़ा बोझ था यार, पूरा साम्राज्य संभालना है। राजू का बेटा ही नहीं है कोई भी, राजू का बेटा नहीं है कोई भी, बेटा नहीं है, बेटा चाहिए हाँ, लेकिन राजू का बेटा नहीं है। तो अब क्या होगा कि राजू के पास में बेटा नहीं है, तो ये जो राजू लैंड है, ठीक है, राजू लैंड उसका राज्य, वो क्या किया जाएगा, अब अंग्रेज लोग इस पर कब्जा कर लेंगे। इसको बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अगर आपका खुद का पर्सनल प्राइवेट बेटा नहीं है तो आपका राज्य जो है वो अंग्रेज लोग हड़प लेंगे। तो ये संधि कौन लेकर आया था, ये पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की, लॉर्ड डलहौजी। सबसे पहले सातारा नाम का जो जिला था, सातारा नाम का जो राज्य था मराठा साम्राज्य, उसको हड़प लिया गया था 1848 के अंदर में।
तो ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड कैनिंग ने मास्टरली इनएक्टिविटी नहीं किया था। मास्टरली इनएक्टिविटी जो थी फ्रेंड्स वो किया था लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने। ठीक है, एक छोटे समय के लिए आए थे वो जॉन लॉरेंस 1864 से 69 के बीच में। ठीक है, उन्होंने बोला भाई कुछ भी मत करो, चुपचाप से जो हो रहा है वैसा चलने दो, जॉन लॉरेंस। तो मास्टरली इनएक्टिविटी, उच्चतम निष्क्रियता, किसका कंसेप्ट था? जॉन लॉरेंस का। मैं बता देता हूँ यहाँ पर, मैं जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, लॉरेंस। ठीक है, 17 यहाँ पर मैं 1864 से 69 तक ये रहे भारत के अंदर में। ओके, और इनका मानना था भाई कुछ मत करो, इसी वजह से शायद आप लोगों ने जो है ना इनका नाम ज़्यादा सुना नहीं होगा, लॉरेंस। ओके, तो इन्होंने हस्तक्षेप करना सही नहीं समझा। ठीक है, और उस समय में अफगानिस्तान के शासक थे शेर अली, उनसे दोस्ती कर ली थी उन्होंने। ओके, इन्होंने अकाल समिति बनाई थी ताकि जो अकाल वगैरह आते हैं उसके ऊपर में एक्शंस वगैरह लिए जा सके, बट बाकी ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। मास्टरली इनएक्टिविटी, अफगानिस्तान के केस में स्पेशली मास्टरली इनएक्टिविटी, कुछ मत करो, शांत बैठे रहो वाला काम। तो ये वाला आपका गलत है, कैनिंग का नहीं था वो। ट्रीटी ऑफ सोगोली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि ये आंसर जो मेरे बच्चे हैं वो इसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। फिर भी मैं पोल दूंगा यहाँ पर, मैं पोल तो मैं दूंगा इसमें आप लोगों को। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ट्रीटी ऑफ सुगोली, सुगोली की संधि कौन से इसमें साइन हुई थी? जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, 5000 लाइक्स का टारगेट है हमारा, 3800 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं केवल जो है 20 मिनट के अंदर में शुरुआत के। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे तो हमारा टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर में, और पढ़ाने में मजा आ जाएगी। ट्रीटी ऑफ सिगोली, तो देखिए पहली बात तो सुगोली की संधि किसके किसके बीच में साइन हुई थी? पहला प्रश्न, 1 नंबर यहाँ मिलेगा आप सब लोगों को। ठीक है, वो थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। नेपाल के बीच में जो युद्ध हुआ था इसको गोरखा युद्ध भी कहा जाता है, गोरखा, ठीक है, वॉर भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसको? नल पानी या नाला पानी या नल पानी, जो भी आप लोग इसको प्रोनाउंसिएट करना चाहो, नल पानी वॉर भी इसको कहते हैं आप लोग, नल पानी वॉर। तो नल पानी वॉर या फिर गोरखा वॉर किसके किसके बीच में हुआ था? इंडिया और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुआ था। ठीक है, ये वॉर चला था आपका 1814 से लेकर, पहला एंग्लो नेपाल वॉर, ठीक है, 1814 से लेकर 1816 के बीच में, और 1816 के अंदर में ये संधि साइन हुई थी, 1816 में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1816, सिंपल। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर मैं आंसर लगाया मैं आपको बता दूं 1816 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और आज मैंने इसको पढ़ाया है आपको, सुगौली की संधि पूरी अच्छे तरीके से बताया है क्लास के अंदर में, और इसीलिए चाहता हूँ कि यूट्यूब वाले बच्चे जो है ना उन लोगों को भी रिवीजन हो जाए, और जो पेड वाले बच्चे उन लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ सुगौली कब हुई थी आप लोगों की? 1816 में। ये प्रीमियम कंटेंट है फ्रेंड्स, प्रीमियम लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के। सुगौली किसके किसके बीच में? पहली बात तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में युद्ध हुआ, एंग्लो नेपाल वॉर इसको कहा जाता है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्या नाम से जाना जाता है इसको? ठीक है, गोरखा वॉर के नाम से भी जाना जाता है, नाल पानी वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, कब से कब तक चला था एंग्लो नेपाल वॉर? 1814 से 1816 के बीच में। ठीक है, 1814 से 1816 के बीच में चला था। ओके, और ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुई थी उन दोनों के बीच में। चलिए, तो ये देखिए आप लोग पूरा का पूरा उसके बारे में आप लोगों को जानकारी पूरी, 1816 में सुगौली की संधि साइन हुई थी, गोरखा युद्ध, है ना। चलिए, गुड। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, बताइए, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया है, तो कौन से एक्ट के तहत हुआ? देखो, जो गवर्नर था ना, गवर्नर, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया पहले, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया 1833 के तहत, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, आज ही आपको बताया कि चार्टर एक्ट 1833 जो है उसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं, सेंट हेलेना एक्ट, जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं आपको। क्यों? क्योंकि वो सेंट हेलेना आइलैंड जो है आपका अटलांटिक महासागर में, उस पर भी लागू किया गया था उसी एक्ट को, इसी वजह से। तो चार्टर एक्ट 1833 को सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833।
ठीक है। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे भारत के? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अच्छा, आज मैं ना आप लोगों को एक कमेंट दिखाता हूँ क्लास का, बहुत प्यारा सा कमेंट था, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़, ठीक है। मतलब मुझे एक खुशी ये हुई, जस्ट 1 मिनट लूँगा आप लोगों का, खुशी ये हुई कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे, जो मेरे बच्चे, वो कितना उसको जो है अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, कितना बढ़िया तरीके से उसको पढ़ रहे हैं, वो लोग उसमें प्रतिसाद दे रहे हैं, ठीक है, उसको फील कर रहे हैं। मैं कमेंट दिखाता हूँ आपको, और मुझे बहुत प्यार आया है इस बच्चे के ऊपर में, छोटा सा बच्चा इरफान, पता नहीं कितना बड़ा है, इरफान अहमद नसीम जी, ठीक है। देखिए सर, वैसे तो मुझे ब्रिटिशर्स पसंद नहीं है क्योंकि अच्छे काम नहीं करते थे। आज ये पेड का, अभी मेरी क्लास हो रही थी 12:47 पे, उसमें कमेंट था ये, बट ये विलियम बेंटिक मुझे अच्छा लगा, ठीक है। मतलब देखिए वो कितना फील कर रहा है उसके अंदर में, बहुत अच्छा आदमी था सर। मतलब वो एक्चुअली लिटरली ऐसा लग रहा है मेरे को कि जैसे वो उससे मिल रहा है जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसको। बहुत अच्छा आदमी था सर, ठीक है। एक दो थे जो अच्छे काम किए, लेकिन लॉर्ड रिपन 1873 वाला, और फिर मेरा हीरो एटली प्राइम मिनिस्टर साहिब, आई हेट लॉर्ड लिटन, ठीक है, क्योंकि आर्म्स एक्ट लाया था उसने, ठीक है, 1875 में नहीं बेटा, 1878 में लाया था आर्म्स एक्ट, ठीक है। और लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, वेरी वेरी बैड, ठीक है, 1905 में बंगाल का पार्टीशन करवा दिया। फील कर रहा है, पढ़ाई को फील कर रहा है, देखो एकदम उसके शब्दों में समझ में आ रहा है कि कितना फीलिंग के साथ में वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया इरफान भाई, और ऐसे ही पढ़ता रहो, ठीक है। और जो भी बच्चे बच्ची है अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहेंगे आप। मज़ेदार कमेंट था, बहुत बढ़िया, और ऐसा लगा कि यार नहीं, उसने सच में उसको वो कर रहा है, और उसको क्लास में मज़ा आ रही थी वो करने में, इसी वजह से वो ऐसा लिख पाया पूरा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल, सती प्रथा को इन्होंने खत्म किया था, ये हम लोगों ने देखा। ओके, नाउ फ्रेंड, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल। सर रिलेट करके पढ़ने से अच्छे से याद रहता है, बिल्कुल फातिमा जी, और यही हम करते भी है, रिलेट करके पढ़ते हैं सारी चीज़ों को। तो देखिए लॉर्ड जो है यहाँ पर में आपके कौन हो जाएंगे? गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल बोला है, या फिर यहाँ पर में क्या बोला है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल। अब देखो यहाँ पर मैंने गवर्नर जनरल भारत में बोला है, भारत में, भारत का गवर्नर जनरल नहीं बोला है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया बोला है। अब गवर्नर जनरल वाली पोस्ट कब बनी थी? पहले गवर्नर हुआ करता था, फिर हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, फिर हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन गवर्नर जनरल की पोस्ट कब इंट्रोड्यूस की गई? गवर्नर जनरल की पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई थी फ्रेंड्स आप लोगों की 1773 के अंदर में। और गवर्नर जनरल, चाहे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही क्यों ना हो, गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी वो मिली थी वॉरेन हेस्टिंग्स को, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को 1773 के अंदर में। तो बात क्या है यहाँ पर में? बात यहाँ पर में है कि गवर्नर जनरल कौन बना था? बंगाल का या भारत का नहीं पूछा उसने, बोला भारत के अंदर में, क्योंकि बंगाल भी भारत में है ना। तो गवर्नर जनरल की पोस्ट पहले मिली थी, जो बनी गई थी 1773 में, वॉरेन हेस्टिंग्स को मिली थी। बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया। अगर ये पूछता कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, स्पेसिफिक पूछता, तो फिर वो वहां पर में विलियम बेंटिक होता आंसर, ठीक है, गुड। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्स इंडिया अधिनियम। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिट्स एक्ट के बारे में भी आपको बताया था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी लोग। पिट्स एक्ट, कलर ही मिट जाएगा, ठीक है। पिट्स एक्ट, पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष जो है लाया गया था, जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की? एक्चुअली क्या होता था ना, देखो ध्यान से सुनो, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी, ठीक है। 1599 से 1600 के बीच में इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। इसका जो सबसे ऊपर वाला बोर्ड था उसको बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये सबसे मेन बॉडी थी जो डिसीजन लेती थी। अब क्या किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट आता है आप लोगों का 1784 में, 1784 में। और इसने क्या किया, बोला कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर में एक और पोस्ट बनाई जाएंगी, एक और जो है संस्था बनाई जाएंगी, जिसको बोला जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से भी ऊपर रहेगा। और इसको कौन नियुक्त करेगा? ब्रिटेन की संसद, ठीक है, ब्रिटेन की सरकार जो है उसको नियुक्त करेंगी, ठीक है। तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से भी ऊपर में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ला दिया गया यहाँ पर में, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में। इससे उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स खासे नाराज हो गए थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के भी लोग नाराज हो गए थे इससे, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स जो है उस समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लेकर आया था ये पिट्स इंडिया एक्ट, तो 1784। ओके, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट भी पूछ सकते हैं, बोर्ड ऑफ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग करते रहेंगे फ्रेंड्स, और जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहो यार, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से, जितने भी लोगों ने सेशन को, और जितने लोगों ने अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही आप लोगों को जो इंटरेस्टिंग जो वीडियोज़ है वो सारे के सारे आप लोगों को मिलते रहे, ठीक है। और ये आपको पूरे के पूरे सेशंस देखने हैं, मैं आपको बड़ा जो हमारा जो टेस्ट होगी ना, उसमें अगर अभी से तैयारी करोगे, ये सारे हो सकता है ये क्वेश्चन मैं पूछ लूँ टेस्ट में आप लोगों से, जो 5-6 दिन बाद हमारी टेस्ट होने वाली है, तो रिवीजन करते रहेंगे आप सभी लोग। बोर्ड ऑफ कंट्रोल दे दिया गया, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से भी ऊपर में, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। अच्छा, पहली बार, ठीक है, पहली बार ये बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी ज़मीन भारत में है वो किसकी है? ब्रिटिशर्स की है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जितना भी हिस्सा जीता है, दे आर नथिंग बट, दीज आर नथिंग बट ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, ठीक है। तो क्या बोला गया? ब्रिटिश पोजीशन है, भारत में ब्रिटिश की ज़मीन है वो। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतनी मेहनत करके जो पूरा का पूरा भारत में इलाका जीता था, भारत पर कब्जा किया था, पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर में क्या बोल दिया गया कि भाई जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की ज़मीन है भारत के अंदर में, जितना भी उन्होंने जीता है वो सब ब्रिटिश पोजीशन है इंडिया के अंदर में, मतलब ब्रिटिशर्स की टेरिटरी है वो। तो पहली बार ये कब बोला गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट में बोला गया था। ये क्वेश्चन बनता है, टीम से रिक्वेस्ट करूंगा अगर क्वेश्चन लगा सके तो, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया पहली बार कौन से एक्ट में बोला गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट में बोला गया था। ये क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को क्वेश्चन दिख जाएगा। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? अब देखिए 4 युद्ध हुए थे फ्रेंड्स, एंग्लो मैसूर युद्ध। अब मैं आपसे यहाँ दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ, दूसरा वाला, ठीक है। तो आप लोगों को दूसरा वाले के लिए ना मैं आपको सारे के सारी चारों के चारों जो है बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है यहाँ पर मैं, ठीक है, हमारे साथी आभा शुक्ला जी उन्होंने, ठीक है। तो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में। ये जो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध था ना, ये वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में लड़ा गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स के, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, हेस्टिंग्स के समय में। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के समय में, और चौथा वाला जो है फ्रेंड्स आप लोगों का वेलेस्ली के समय में। तो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध आपका 1780 से 1784 के बीच में लड़ा गया था, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा एंग्लो 1780 से लेकर 1784 का ये वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। 1780 से 1784 कितने एंग्लो मैसूर वॉर हुए? 4 हुए। टीपू सुल्तान की मौत कौन से वाले युद्ध में हुई थी? चौथे वाले में। श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी कौन से वाले युद्ध में हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की। तो श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी हुई थी इस वाले युद्ध से, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम तीसरे वाले युद्ध से हुई थी। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, लॉर्ड मिंटो ने ब्लैंक में महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि संपन्न की। आज आपको इसके बारे में, महाराजा रंजीत सिंह के बारे में, लॉर्ड मिंटो 1 के बारे में भी पढ़ाया है, ठीक है। तो ये एक पीस ट्रीटी थी, और महाराजा रंजीत सिंह अपने आप में एक शेर थे, पंजाब के शेर, ठीक है। मुझे अगर कोई कुछ राजा बहुत या महाराजा बहुत पसंद है जिन्होंने लिटरली भाई मतलब बनाया एक साम्राज्य, छोटे छोटे मिसल्स में बटा हुआ था पंजाब साम्राज्य, इकट्ठा करना, राजधानी बनाना, ठीक है, और उस साम्राज्य को चलाना, और अंग्रेज जैसी ताकत भी उनसे मतलब डर के रहती थी, वैसा चलाना बात थी महाराजा रंजीत सिंह की। कुछ गुनाह किया या कुछ ऐसा काम किया जो खुद के रूल्स के खिलाफ थे, गए गुरुद्वारे में, बोला कि ठीक है मैंने किया है करके, उनको एक प्यार हो गया था एक लड़की से, बोले मार दो 100 कोड़े जो सज़ा है, और पीठ खोल के खड़े हो गए, मारो 100 कोड़े, ठीक है। भाई जिगरा चाहिए होता है उसके लिए, ओके। तो ये 1809 के अंदर में हुई थी ये लड़ाई, 1809 के अंदर में।
तो महाराजा रंजीत सिंह के साथ में अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो वन जो थे उन्होंने साइन की थी। लॉर्ड मिंटो वन जब गए थे ये अमृतसर की संधि साइन करने रंजीत सिंह के साथ में, तो उस समय में उनके साथ में थे चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ को जानते हो क्या आप लोग? चार्ल्स मेटकाफ को जानते हो आप लोग? जी हाँ बिल्कुल, स्वर्ण मंदिर के ऊपर में जो सोने की परत है ये महाराजा रंजीत सिंह ने ही चढ़वाई थी। बताइए जल्दी से चार्ल्स मेटकाफ के बारे में। चार्ल्स मेटकाफ जो है भारत के अंदर में प्रेस के मुक्तिदाता जो कहे जाते हैं ना, ये इनके साथी थे। बाद में जाकर देखो कितने साल बाद, ये 1809 की बात है, कितने साल बाद वो 1835 के अंदर में वो बने भारत के गवर्नर जनरल। कितने साल बाद बने? माइनस कर लो आप लोग 1835 में से 1809 को, तो आपको आंसर मिल जाएगा कितने साल बने भारत में प्रेस के मुक्तिदाता। तो आप समझिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके, ऐसा नहीं कि आए गए और फटाक से बन गए भारत के गवर्नर जनरल। वो काम किया था उन्होंने भारत में लंबे समय तक। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस युद्ध के अंत में हस्ताक्षरित की गई थी? मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए पीजेंट मूवमेंट जो भी किसान आंदोलन है पूरे के पूरे, ट्राइबल मूवमेंट जो भी आदिवासी आंदोलन है आप लोगों के, ठीक है, स्पेशली बिहार से रिलेटेड वाला टच जो है वो भी मैं कराने वाला हूँ। पहले मैं पेड में कराऊंगा उसको, ठीक है, और उसके बाद में फिर वाईटी के ऊपर मैं उसकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो दोनों का भला हो जाएगा उसमें। एक मैंने वीडियो बनाया था, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर जाकर देख लेना, और आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों के लिए फ्लो रहने वाला है सारा का सारा, ठीक है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है फ्रेंड्स तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर के बाद हुई थी। कब हुई थी? मैं आपको ना साल भी याद करवा सकता हूँ, 1792 में हुई थी ये, ओके। तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर। श्रीरंगपट्टनम के अंदर में क्या हुआ था? इस संधि के तहत टीपू सुल्तान के 2 बच्चों को अंग्रेज उठा के लेके चले गए थे। बड़े जालिम थे यार। सोचो उनकी माँ जो होगी ना, जो उन 2 बच्चों की, उन पर क्या बीत रही होंगी कि क्या हो गया है ये, मतलब मेरे बच्चे उठा के लेके चले गए यार ये लोग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश संपत्ति कहा गया? मैंने एक जो है एक सीरीज थी भारत एक खोज, ठीक है, दूरदर्शन पर आती थी, वो देखा था। उसमें ना वो मार्मिक दृश्य दिखाया गया है, मतलब लिटरली एक दिल ना रो पड़ता है जब वो दृश्य देखा था कि यार वो 2 बच्चों को ले जा रहे हैं अंग्रेज लोग, और वो बच्चे लोगों को टीपू सुल्तान हिम्मत दे रहा है कि नहीं तुम शेर के बच्चे हो, ठीक है, और उनकी मम्मी यहाँ रो रही है, ठीक है, बच्चे लेके जा रहे हैं, और बच्चे लोग जो है वो हिम्मत दिखा रहे हैं कि हम जाएंगे करके। वो एक दृश्य ब्रिटिश संपत्ति कहा गया है। छोटे छोटे से थे यार वो, छोटे ऐसा भी नहीं कि बड़े बड़े को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कहा गया था 1784 के अंदर में। DSSB TGT के अंदर में पूछा गया प्रश्न आप लोगों का, डायरेक्टली आप देख सकते हो, ठीक है। पहली बार बोला गया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी संपत्ति है भारत में वो ब्रिटिश संपत्ति एक्चुअल में, पहली बार दावा ठोक दिया। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था कल रात में मैंने आप लोगों को, कि इस तरीके से आप समझिए कि आप जो है बहू हो और आपने कार खरीदी, टीचर बन गए आप, अपने पैसे से बचा बचा के कार खरीदी, और आपकी सास बोल रही है कि अब जो ये तुम्हारी गाड़ी है ना ये मेरी है, मतलब मेरी संपत्ति है, तुम चला रही हो बस, मेरी संपत्ति है। आपने पूछा कैसे? भाई बेटा मेरा है, मैंने बेटा बड़ा किया, तुम उसकी पत्नी हो, तो तुम्हारी जो संपत्ति है वो एक्चुअल में मेरी संपत्ति है। ऐसा बोलकर एनालॉजी समझो, ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना संपत्ति घोषित कर दिया। नहीं आ पाए थे निभा ठाकुर, नहीं आ पाए थे। नाउ फ्रेंड्स, इन विच ईयर, भाई टीआरई का क्वेश्चन लो, इसका आंसर हर कोई बच्चा करेगा, मैं पोल दे रहा हूं, हर एक बच्चा आंसर करेगा पोल के अंदर में, और हो सके तो कमेंट में भी आंसर कर देना। 4500 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से 500 बचे हुए, तो आप सभी लोग क्योंकि प्यार 2 तरफा होना चाहिए, एक तरफा प्यार जो है ना कोई काम का नहीं रहता, दोनों तरफ से होना चाहिए, दोनों तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए। तो आप भी जल्दी से करते जाइए, तो मैं उतना ज़्यादा फिर पूरी टीम भी आपके लिए काम करती रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट जो था आप लोगों का, जिसके जरिए गवर्नर की पोस्ट को गवर्नर जनरल कर दिया था 1773 के अंदर में, ओके। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो पहले गवर्नर जनरल बने थे। ये टीआरई का एक्चुअल क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा गया।
नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जितने भी लोग हैं जो टीआरई टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज के साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो वो लोग फ्रेंड्स बीपीएससी का जो है बीपीएससी टीआरई 3 ये कूपन कोड का इस्तेमाल करके, और टीआरई 4 के लिए जो लोग हैं वो बीपीएससी टीआरई 4 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप लोग जुड़ सकते हो टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कोर्सेज के साथ में, ताकि आप लोगों की पढ़ाई वहाँ पर में भी होती रहे। अधिक जानकारी के लिए आप लोग टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर जो नीचे में नंबर चल रहे हैं ना उन नंबर पर कॉल, अगर कॉल नहीं लगता है तो व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी मदद कर देंगी। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है फ्रेंड्स गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के, कब? DSSB ग्रेड 4 का क्वेश्चन है और कभी भी आ सकता है आप लोगों के एग्जाम के अंदर में, बताइए। देखिए, अगर मैं बात करूं वॉरेन हेस्टिंग्स की, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है फ्रेंड्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। सालबाई की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? सालबाई की संधि, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला आपका। सालबाई की संधि कौन से युद्ध से समाप्त हुई थी? उल्टा बोल गया, कौन सा युद्ध सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था? तो देखो, सालबाई की संधि जो है ना फ्रेंड्स, बेसिकली महाराष्ट्र में सालबाई एक पीक है, ठीक है, एक पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटी है, उसके नाम पर रखा गया था इसका। तो पहला एंग्लो मराठा वॉर जो था वो इससे खत्म हुआ था आपका। आई होप आप, आई थिंक आपको एनसीईआरटी का मैंने ये स्क्रीनशॉट दिखाया भी था पहले कि 1782 में, ठीक है, 1782 के अंदर में सालबाई की संधि हुई थी प्रथम एंग्लो मराठा वॉर के बीच में। 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए, ठीक है, एक 1803 से 1805 के बीच में भी हुआ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, और तीसरा वाला हुआ था आपका 1817 से 1819 के बीच में, लॉर्ड जो है यहाँ पर में हेस्टिंग्स के समय में। एक वॉरेन हेस्टिंग्स थे और एक लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था वो जो पेशवा वाली पोस्ट थी ना, तीसरे एंग्लो मराठा वॉर से खत्म हो गई। एक क्वेश्चन बनता है, आखिरी मराठा पेशवा कौन थे? पेशवा बाजीराव 2, वो बाजीराव मस्तानी वाले नहीं कि दीवानी में दीवानी हो गई वो वाला नहीं, ठीक है, मल्हारी वो नहीं, वो तो बहुत महान थे। बाजीराव 2, पेशवा बाजीराव 2, वो आखिरी पेशवा थे और उनकी पेशवाई खत्म कर दी गई 1819 में, तीसरे एंग्लो मराठा वॉर के बाद। तो आपसे पूछ सकते कि कौन सा मराठा वॉर था जिसके तहत पेशवा की पोस्ट को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, तो वो था तीसरा एंग्लो मराठा वॉर। और पेशवा को जो बाजीराव 2 थे उनको फिर वो कानपुर में, बिठूर के पास में कानपुर में, वहां पर मैं बोला कि तुम उधर रहो करके, महाराष्ट्र में रहोगे उधर इलाके में तो तुम भसड़ मचाओगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर? देखिए एग्जाम का क्वेश्चन डायरेक्टली, बताइए जल्दी जल्दी से। निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? तो ये अंत हुआ था आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, सालबाई की संधि के तहत। अच्छा ईयर बता दो जल्दी से, सालबाई की एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायरेक्टली, ईयर बता दो। ये देखो आप एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, 1782 के अंदर में सालबाई की संधि, तो पूछ सकते हैं 1782 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी को गवर्नर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया? पहले वो गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, अब उनको कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इंडिया नहीं है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, ठीक है। तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। अच्छा एक और चीज़ थी, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, ठीक है, पता है आप लोगों को, कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से एक्ट के तहत की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में। निम्नलिखित में से मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? ये आंसर हर कोई बच्चा करना चाहिए भाई, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर एक बच्चा इसका आंसर करेगा। मुझे लगता है पीआरटी के जीएस में 6 to 8 के अंदर में, 9, 10th में, 11, 12 में कहीं पे भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। बताइए मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो वो थे बाजीराव द्वितीय, ठीक है, 1819 के अंदर में इनकी पेशवाई खत्म कर दी गई थी, ठीक है। तो आंसर उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। कल मैंने आप लोगों से, बच्चों से पूछा भी था पेड क्लास में, कितने लोगों को पता है? मैक्सिमम लोगों ने बोला था सर नहीं पता था, आज पहली बार सीखने के लिए मिला। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और किसके समय किया था, ये भी आप लोग बता दो मेरे को। चलो जितने भी बच्चे यहाँ पर में हैं जिन्होंने कल का लेक्चर देखा था वो तो बहुत आसानी से कर दे रहे हैं आंसर। हमें अब पता है सर, अब याद हो गया है। चलो अच्छी बात है, क्लास में आपने कल देख लिया है, रात में याद हो गया।
और ये आपकी अब प्रैक्टिस हो रही है, और जो यूट्यूब वाले बच्चे प्लीज इस क्लास को बार बार रिवीजन करके देखना, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंग्स ने किया था। चार्ल्स विल्किंग्स ने किसके समय में किया था? तो ये किया था उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उस समय में, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। ओके, तो क्या होता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ एक साथ। देखो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना कब हुई? 1784 के अंदर में ये हुई थी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, 1784 के अंदर में। इसके संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे, ये भी याद रखना आप लोगों ने, विलियम जोन्स। उसी समय काल के अंदर में क्या होता है कि जो है पहली बार गीता जो है ना, उसका ट्रांसलेशन, भगवत गीता का ट्रांसलेशन इंग्लिश भाषा में किया गया, ठीक है, इंग्लिश भाषा में इसका ट्रांसलेशन किया गया चार्ल्स विल्किंग्स के द्वारा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन चार्ल्स विल्किंग्स के द्वारा। ओके, विलियम जो है, वॉरेन हेस्टिंग्स की एक बात एक्स्ट्रा आपको बताना चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि इस पर क्वेश्चन भी अभी आएगा आप लोगों का, ठीक है, आगे में। 1781 में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना तो वॉरेन हेस्टिंग्स लगाना है आपने, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स था उस समय में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, तो कलकत्ता मदरसा अरबी और फारसी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में राजस्व स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था? अब एक चीज बताता हूं, बस 1 मिनट आप इसका आंसर कीजिए तब तक। अगर बात पटे तो मुझे बताना। अगर चीजें आसान होती तो हर कोई कर लेता, फिर आपके पास में क्या अपॉर्चुनिटी बचती? चीजें टफ है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप मेहनत करो और बाकी लोगों से आगे निकल जाओ। अगर ये सिर्फ एक बार लेक्चर देखने से आपका क्लियर हो जाता और आप रिवीजन ना करें और प्रैक्टिस ना करें, या फिर आराम से बैठे रहे सिर्फ टेस्ट वाला लेक्चर देख ले, तो फिर तो आप पीछे रह जाओगे। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। और आप याद रखना हमेशा, जहाँ चीज़ें टफ होती है वहाँ अपॉर्चुनिटी होती है, वहाँ आपके पास में एक मौका है कि मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हो। आसान होंगी तो मौका भी नहीं रहेगा। एक चीज़ याद रखना, जिस बच्चे ने ये चीज़ समझ लिया वो आगे बढ़ जाएगा ज़िंदगी के अंदर में। और टीचिंग परीक्षा पर आप लोगों को यही चीज़ मैं बता रहा हूँ बार बार मोटिवेट करके कि टफ चीज़ों के ऊपर में भी मेहनत करो, आगे आप लोग बढ़ोगे। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में राजस्व का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे 1793 के अंदर में, ठीक है, 1793 में। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। अगर एग्री करते, ठीक है, अगर इस बात से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ यहां पर में कि एग्री करते हैं सर। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में राजस्व का स्थायी निपटाना जो है, या स्थायी बंदोबस्त जो है, ये शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आपको पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो भारत में 2 बार जो है वो गवर्नर जनरल बने। कितने लोग जानते हैं ये बात को? और जो पेट में पढ़े उन लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि उनको बताया है मैंने डायरेक्टली, ठीक है। तो जो गवर्नर ये है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनकी कब्र भारत में है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस क्वेश्चन को डाला जाए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो है कब्र कहाँ पर में है, ये क्योंकि क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। एग्री करते हैं सर, बिल्कुल। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंधित है? तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, कब हुआ था? 1790 से 1792। देखो हम लोग उल्टा चले गए अभी ना, 1792 में। इस समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, और उसी ने जो है वो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी उसको साइन करवाया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित है तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से, जिसमें टीपू सुल्तान हार गया था और टीपू सुल्तान के 2 बच्चों को अंग्रेज उठाकर लेकर गए थे, ठीक है। सहायक संधि, ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती उठाकर लेकर गए, बोला था, ट्रीटी पर साइन हुआ था, फिर वो 2 बच्चों को तैयार किया गया, उनके कपड़े उपड़े और वगैरह पहना के बिल्कुल एकदम उनको मानसिक रूप से उनको काउंसिल किया था टीपू सुल्तान ने, नहीं बेटा देखो करेंगे, ठीक है, लड़ेंगे हम लोग। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। फर्स्ट इंडियन रूलर, पहली बात तो सब्सिडरी अलायंस जो है वो आप लोगों की, आपको बताना है सब्सिडरी अलायंस हुई कब थी आपकी, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस कब आई थी? 1798 में। कौन लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आया था, वेलेस्ली।
ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे इसको 1798 के अंदर में, और पहला ही शासन था वो था हैदराबाद जिसने इसको साइन किया था। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। 4900 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, 4400 से ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि ऐसे ही और भी धमाकेदार वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे फ्रेंड्स आगे में भी। चलिए ओके, तो हैदराबाद जो है पहला बन गया था। अच्छा चलो, कब किया था हैदराबाद ने सब्सिडरी अलायंस में साइन? जिस साल आया उसी साल, ठीक है, जिस साल आया उसी साल उन्होंने जल्दी से साइन कर लिया। वो ऐसा ही है जैसे कि एप्पल का, मान लो एप्पल 15 एक फ़ोन आ गया, अभी आया नहीं लेकिन मान लो एप्पल 15 एक फ़ोन आ गया, अब आपको चाहिए, तो जिस दिन लॉन्च हुआ उसी दिन आपने खरीद लिया फटाक से। आपके पास बहुत पैसा है, मान लो बहुत बड़े टीचर बन गए आप, बहुत सारा पैसा आ गया आपके पास में, सरकारी टीचर बन गया आप, कैसे? तो सब्सिडरी अलायंस जैसे ही आया 1798 के अंदर में, सबसे पहले किसने साइन कर लिया? हैदराबाद ने साइन कर लिया था। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और अध्यापन के लिए एक मदरसा स्थापित किया था। कहां पर में किया था? किसने किया था? बोल रहा है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने, बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल नहीं थे वो, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के। एग्जाम के क्वेश्चन है वो, कई बार उसमें वो लोग कंफ्यूज कर देते आपको। 1781 में, ओके, तो आंसर होगा कलकत्ता। कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया था, कलकत्ता मदरसा जिसको बोलते हो आप लोग, ओके, 1781 में। कब किया था? अच्छा, ये क्वेश्चन बन सकता है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना कौन से साल में की थी? ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में, और एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये पॉइंट आप लोगों का। ठीक है, चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा किस राज्य में स्थित है? DSSB PA ग्रेड 2 में पूछा गया क्वेश्चन। आपको जो एक एक पॉइंट बता रहा हूं ना मैं, वो कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर में, एग्जाम में पूछा गया है आप लोगों के। मैंने मेरे ज़िंदगी का बहुत बड़ा समय जो है ना फ्रेंड्स, केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी करने में, आप लोगों को पढ़ाने में लगाया है। ठीक है, आज भी मैं कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता रहता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे। तो एक एक पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे हुए और उन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस बनेंगे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो है फ्रेंड्स आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर में है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर में भी गाजीपुर के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, गाजीपुर में। ओके, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ना दूसरे बार भारत आए थे। पहले बार जो है फ्रेंड्स आपका जो है 1786 से लेकर 1793 तक वो भारत के अंदर में रहे। उसके बाद में 1805 में वापस से उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के भारत में भेजा गया 1805 में। ठीक है, 3 महीने में भारत में मृत्यु हो गई उनकी गाजीपुर में, 3 महीने में केवल। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून की शिक्षा के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना किस वर्ष की थी? DSSB के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन। और आपको बता दूं, कभी भी TRE 3 के अंदर में, TRE 4 के अंदर में, TRE 5 आगे आ जाए तो उसमें, या BPSC की एग्जाम हो, आपकी BPSC SSC की एग्जाम हो, उसमें पूछा जा सकता है। अभी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिसमें BPSC SSC का क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन में गलत वो भारत का गवर्नर जनरल बोल दिया गया था, लेकिन उसमें भी वो भी मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। तो आप BPSC SSC की भी तैयारी हो जा रही है आप लोगों की। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, 5100 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए। 5000 बोला था आप लोगों ने, तो 5100 प्लस कर दिया यार। ठीक है, ये है टीचिंग परीक्षा के परिवार, आप लोगों का परिवार। थैंक यू। ठीक है, बताइए यहाँ पर में तो आंसर क्या होगा आपका? वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून की शिक्षा के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की थी? तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर अब आप लोगों को जोड़ना है यहाँ पर में। आंसर क्या होगा आप लोगों का? नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। भाई कभी कभी जो है ना, हम भी तो आपके साथ में ही करेंगे, और ये क्वेश्चन आप लोगों का कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, एग्जामिनर के द्वारा। तो कुछ तो जो है आप लोगों के साथ में खेला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, फिर भी आपको अगर याद नहीं रहेगा और आप लोग पॉइंट नहीं कर पाओगे तो ये तो गलत है। तो आंसर नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया क्योंकि आंसर आपका 1781 है। ठीक है, 1781। ओके, तो आंसर नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका? 1781। और यहाँ एग्जाम के अंदर में ये वाला एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था इस क्वेश्चन को, क्योंकि आंसर में ही नहीं दिया था उन्होंने। ठीक है, तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा याद रख लेना है। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध शुरू होने पर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? अब देखिए, BSSC, ठीक है, स्टाफ सर्विस कमीशन जो है आपका, उसका एग्जाम का क्वेश्चन बिहार का ही है। ओके, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आपका 23 दिसंबर 2022 का। आप सोचिए कि कितना बड़े लेवल पे आप पढ़ना स्टार्ट कर चुके हो। प्रथम एंग्लो बर्मा वॉर, आज ही क्लास के अंदर में पढ़ाया है मैंने, पेड क्लास में, आज सुबह जो 12 वाली क्लास थी आप लोगों की, उसमें एंग्लो बर्मा वॉर कब हुआ था आप लोगों का? एंग्लो बर्मा वॉर आप लोगों का, ठीक है, 24 से 26 के बीच में। ठीक है, 1824 से
1826 के बीच में हुआ था। उस समय में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? और यहाँ क्वेश्चन में गलत था। क्या गलत था पता है? भारत के गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल के होना चाहिए था यहाँ पर में। एग्जामिनर भाई साहब, दानिश सर की क्लास देखा करो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएंगी, ठीक है। बंगाल होना चाहिए था यहाँ पर में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बट कोई बात नहीं, इतना हमारे बच्चे भी एडजस्ट करके समझ लेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या है आपका, ठीक है, एक्चुअल क्या है यहाँ पर में, बंगाल होना, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट 1833 में बनी थी और बात यहाँ पर में 1824 से 26 की हो रही है। तो उस समय में थे लॉर्ड आर्महर्स्ट, ठीक है। तो लॉर्ड आर्महर्स्ट जो थे ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इसके अंदर में मैं आपको बता दूं, ये जो वो युद्ध हुआ था ना, ये ट्रीटी ऑफ, ठीक है, यांडाबो, इसके तहत खत्म हुआ था। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, एक हार्ड क्वेश्चन अगर बनाना है तो ट्रीटी ऑफ यांडाबो जो कि 1826 में हुई थी, कौन से वॉर को खत्म किया था? तो ट्रीटी ऑफ यांडाबो ने एंग्लो बर्मीज वॉर को, एंग्लो बर्मा, बर्मा मतलब आज का म्यांमार, उसको खत्म किया था। देखिए फ्रेंड्स, जो है ना 1824 में म्यूटिनी ऑफ बैरकपुर हुई थी। 1824 में बैरकपुर के अंदर में एक विद्रोह हो गया था। मैंने आज जब सवाल पूछा बच्चों से कि बताओ कि 1824 में बैरकपुर में म्यूटिनी क्यों हुई थी, विद्रोह क्यों हुआ था, कारण बताओ, एक भी बच्चा कारण नहीं बता पाया था। चलो अब तो बता दो यार, जितने भी बच्चे उस क्लास में थे अब तो बता दो। आर्ट कॉर्नर जी, किसका कारण, किसका आंसर आप बोल रहे हो ये हो सकता है? नहीं ना, वो वहां पर में क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है वो आपका था, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्योंकि 4 ही ऑप्शन थे, तो तीसरा चौथा वाला तो, पांचवा वाला तो अभी आपके प्रैक्टिस के लिए डाला है। आर्ट कॉर्नर जी वो प्रैक्टिस के लिए डाला है अभी। तिलक लगाने, क्या बात है, जितने भी वो अच्छे बता रहे हैं ना तिलक लगाने वाले, ये सारे बच्चे वो है जो क्लास के अंदर में थे, आज पेड क्लास के अंदर में। क्योंकि तिलक लगाना कंपलसरी जो है, मतलब तिलक लगाना मना कर दिया था इन्होंने, बोला कि तिलक नहीं लगाएंगे। तिलक, सॉरी, लाल कलर का तिलक होता है, लाल कलर का तिलक, तिलक नहीं लगाना करके बोल दिया था, ऐसा तिलक हटा दो करके। तो वो बोले भाई तिलक तो लगा के आएंगे हम लोग। प्रथम बर्मी युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अगर ऐसा क्वेश्चन जो है, आई थिंक शायद ये आ जाता है आप लोगों का, तो आर्महेस्ट, ठीक है, आप लोगों का। अब देखिए सर्वोच्चता की नीति, इसके लिए आज हम लोगों ने कौन सा एग्जाम्पल लिया? आपका एग्जाम्पल लिया था आपके फूफा जी का। मैं फिर से एग्जाम्पल दे देता हूं सब लोगों के लिए। आपके फूफा जी जो है, ठीक है, आपके पिताजी के जीजा जी, वो अपने आप को हमेशा बड़ा समझते हैं कि भाई मैं बड़ा है, ठीक है, मैं इस घर का दामाद हूँ, मेरी बात सुनी जाए, है ना, ऐसे ही बोलते हैं आपके। तो अंग्रेज लोगों का भी ऐसे ही था, वो फूफा जी टाइप के लोग थे। वो क्या बोलते थे कि भाई हम सर्वोच्च हैं, हम बड़े हैं, ठीक है, हम ज़्यादा काबिल लोग हैं, भारतीय राज्यों से ज़्यादा काबिल है, तो भारतीय राज्यों के ऊपर है हम लोग। अगर भारतीय राज्य शासन ठीक से नहीं चला पाते तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस राज्य को अपने कब्जे में ले ले और उस पर सही से शासन करे। इसको पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी कहा जाता है, ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी लाने वाला व्यक्ति कौन था, ठीक है, ये आप लोग बताएंगे। और इसका मतलब क्या था कि भाई अथॉरिटी, कंपनी की अथॉरिटी सुप्रीम है, हम ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, और हमारा पावर जो है वो ग्रेटर है इंडियन स्टेट से। भाई मान ले, जा खत्म कर, जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है। कौन था जो ये लेकर आया था? ये क्वेश्चन बन सकता है ना आप लोगों से, बताइए। डायरेक्टली क्वेश्चन ही बन सकता है आप लोगों का। लॉर्ड हेस्टिंग्स लेकर आया था, ये याद रखना, 1813 के अंदर में। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स, ये 1813 से लेकर 1823 तक बंगाल का जो है वो गवर्नर जनरल था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, सर्वोच्चता की नीति कौन लेकर आया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। बहुत चुल थी इसको कि बड़ा दिखना है करके अपने को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित की? देखो मैंने आपको बताया ना, ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी? प्राइवेट कंपनी थी। इसको कौन चलाता था? इसको चलाते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये आपकी कंपनी है, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो भी शेयर होल्डर लोग हैं वो लोग इसको चलाते थे। अब क्या हुआ, एक एक्ट आता है जिसके अंतर्गत ये बोल दिया जाता है कि ब्रिटेन की जो सरकार है वो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करेंगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण, ठीक है, कंट्रोल, ओके।
नियंत्रण बोर्ड स्थापित करेगी। अब क्या हो गया कि दो हो गए यहाँ पर में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो दोहरी प्रणाली हो गई यहाँ पर में नियंत्रण की, दोहरी प्रणाली। अब दो दो इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को संभालने वाले हो गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो लोग हैं वो ब्रिटेन की सरकार नियुक्त करेंगी और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में रहेंगे। तो दोहरी हो गई थी ये आया था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इससे वॉरेन हेस्टिंग्स काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, जो पहले गवर्नर जनरल थे ना बंगाल के, वो कि बोले यार ये क्या भसड़ मचा रहे हो यार तुम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, याद हो जाएगा आप लोगों को दोहरी प्रणाली। अच्छा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब आया था डायरेक्टली, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने जी। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी कौन लेकर आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म, हर बच्चा आंसर करेगा। मैं चाहता हूं कि एक तो भी क्वेश्चन ऐसा हो यार जिसमें 100% आंसर आए। मैं जब पोल दूं तो क्या इसमें 100% आंसर आ जाएगा? जी चलिए, तो फ्रेंड्स आप लोगों के आंसर्स यहाँ पर में आ रहे हैं। सर्वोच्चता की नीति, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स लेकर आए थे 1813 के अंदर में, सर्वोच्चता की नीति। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना परसेंट बच्चों ने आंसर दिया है यहाँ पर में यार? केवल 59% लोगों ने आंसर दिया है, मतलब कितनी ख़राब बात है, कितनी ज़्यादा ख़राब बात है। रिवीजन करो भाई लोग, रिवीजन, पूरे लेक्चर्स देखो, बार बार देखो, अभी भी मौका है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तुम टॉप कर सकते हो, तुम टॉप कर सकते हो बीपीएससी की टीआरई के एग्जाम में, अभी भी अगर पूरी मेहनत कर दी तो। ये आपको बता रहा हूं मैं कि अभी भी अगर पूरा स्टार्ट कर दिया, चाहे इस क्वेश्चन का आंसर गलत क्यों होगा, लेकिन अभी भी कर सकते हो, लग जाओ। फिर बोलना मत कि किसी ने बताया नहीं था कि कर सकते थे। तुम टॉपर बन सकते हो, पास करना तो दूर की बात है, लेकिन पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी जान लगा देनी पड़ेगी यहाँ पर मैं आपको, ठीक है। चलिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड हेस्टिंग्स यहाँ पर में आंसर हो जाएगा आपका। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ब्लैंक की शुरुआत की, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च है और उसके लिए शक्ति भारतीय राज्यों से अधिक होंगी। चलो, एक मौका फिर से दे रहा हूं आपको, ठीक है, एक मौका फिर से, और ये आप लोगों का टेस्ट है कि भाई कितना आप अटेंशन दे रहे हो। अच्छा, ऐसा करें, टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में, ठीक है, जो हमारे पास में योगा के सेशंस है, ठीक है, योगा सेशन है हमारे पास में, 7 दिन का माइंड योगा करे, 7 दिन का, ठीक है, 1 तारीख से। टीचिंग परीक्षा का ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लो, ठीक है, या उसके लिए मैं फॉर्म दे दूंगा आपको, वो कोर्स में ऐड करवा दूंगा, मैं योगा वाले कोर्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करवा दूंगा, ठीक है। उसमें 7 दिन का योगा कोर्स, जिसके अंदर में आपका अटेंशन बढ़ाने वाला मेडिटेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। एक टाइम रखेंगे और उसके अंदर में फिर योगा करेंगे अपन सब लोग, माइंड योगा वाला, ठीक है, सबके लिए करवाता हूँ मैं आप लोगों के लिए, एक फैमिली मेंबर की तरह आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं कि भाई साथ में बैठ के करवाऊंगा। तो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी लेकर आया था, सर्वोच्चता की नीति। तो डी, 90% लोगों ने सही आंसर दिया है अभी, ये अच्छी बात है, चलो 90% पर पहुंच गए आप लोग। तो रिवीजन का यही फायदा होता है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? वो एबीसीडी ऊपर में, नीचे में भी एबीसीडी आ जाएगा अभी आप लोगों का, देखिए यहाँ पर मैं मैजिक, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता आ गया, देखिए टीम काम कर रही होती है पीछे से आप लोगों के लिए पूरी की पूरी, और ये सिर्फ टीचिंग परीक्षा पर ही होता है कि भाई लाइव आप लोगों के लिए अपडेट किए जाते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई है? तो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है फ्रेंड्स, ये की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इंपॉर्टेंट है, ओके। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या क्या किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 के अंदर में कलकत्ता मदरसा खोला था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता के अंदर में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन जुडिशियल सर्विसेज, ये आपको पढ़ाया हुआ है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसको कहते हैं? ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को कहते हैं। तो 1781 के अंदर में कलकत्ता मदरसा,
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773। और ये वाला क्वेश्चन को हाईलाइट करो आपको, ये अभी थोड़ी आई थिंक मैंने परसों के दिन रात में आपको क्लास के अंदर में पढ़ाया था। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता, फादर ऑफ इंडियन जो है जुडिशरी, जुडिशियल सर्विसेज का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? वॉरेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल में पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ओके, याद रहेगा आप लोगों को ये चीज़, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रख लीजिए आप सभी के सभी लोग। ओके चलिए, ये पढ़ाया हुआ है सारा का सारा कोर्स में, आपको पढ़ाया हुआ है मैंने, ये कोर्स की ही स्लाइड है जो मैं लिख के बता रहा था आपको उसमें। तो अभी भी बोल रहा हूँ कि जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, वो लोग जो है फ्रेंड्स TRE 3 की बैच अगर लेते हो तो 60% ऑफ आपको मिल जाएगा BPSC TRE 3 का इस्तेमाल करके कोड का, और BPSC TRE 4 अगर करना चाहते हो तो 50% ऑफ मिल जाएगा BPSC TRE 4 इस कोड का इस्तेमाल करके। टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दो, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? चलो बताओ। जी, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर में वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज? इंट्रोड्यूस बोला है यहाँ पर में, देखो यहाँ पर में फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज अलग चीज़ है, इंट्रोड्यूस किसने किया था? ठीक है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज को शुरू किया था आपके वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था। कॉर्नवालिस जो था ना, कॉर्नवालिस, ठीक है, उसने इसको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज। क्यों? क्योंकि उसने मॉडर्नाइज किया था। ठीक है, मॉडर्नाइज किया था उसको, इसी वजह से कहा जाता है, मॉडर्नाइज करने की वजह से। तो स्टार्ट किसने किया था, ये क्वेश्चन आ जाए तो भाई लोग आप लोग बता दोगे। ठीक है, चलिए चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, जितने भी नए लोग जुड़ते जा रहे हैं सेशन को लाइक भी जरूर करते जाइए आप सभी लोग, और जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है, और कमेंट में आंसर्स आते रहने चाहिए आप सभी लोगों के। ठीक है, चलिए, हु इज नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? अब ये क्वेश्चन का आंसर तो मुझे आप ही लोगों से चाहिए, मुझे नहीं पता। जो बच्चा लाइव देख रहा है, ठीक है, वो पोल में आंसर कर सकता है। बताइए, तो भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, जल्दी से आंसर आप लोग कर दीजिए पहले। तो बिल्कुल आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, कितना परसेंट लोगों ने आंसर किया पता है आप लोगों को? ठीक है, कितना परसेंट लोगों ने आंसर किया है? 73% लोगों ने आंसर किया है, 73% लोगों ने। अभी पिछली स्लाइड में बताया कॉर्नवालिस फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, और यहाँ पर मैं पूछा सिविल सर्विसेज का फादर किसको कहा जाता है, 73% लोगों ने आंसर किया। भाई देख रहे हो आप लोग, जो पढ़ाई करेगा, जो आगे बढ़ेगा कंपटीशन, ठीक है, उसके लिए आसान होता जाएगा, बिल्कुल आराम से। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में क्या क्या पढ़ाया मैंने, देखिए आप लोगों को क्लास में। परमानेंट सेटलमेंट जो है उन्होंने लेकर आया था, उसको सूर्यास्त कानून भी बोलते हैं, 1786 से 1793 के बीच में था। स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी कानून जो था, इसको ये कहा जाता है टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया, जो टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है जमींदार की थी, फिर बाद में वो पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को लाकर देगा उस दिन के सूर्यास्त तक। ठीक है, इसकी कबर देखो, ये भी बताया था 30 जुलाई, ठीक है, 15 अक्टूबर तक भारत में उसका दूसरा कार्यकाल रहा। 1805 में भारत आया, लेकिन गाजीपुर में उसकी मृत्यु हो गई थी, वहीं पे उसको दफनाया गया। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है। देखिए ये वो स्लाइड है जो पढ़ाया था मैंने, सारी चीज़ें वही है जो पढ़ा रहा हूँ, और आगे में भी वही सारी चीज़ें रहेंगी जो आपको पढ़ाया हुआ आएगी आप लोगों के। ठीक है, इसके अंदर में, और अभी ट्राइबल मूवमेंट और सारी चीज़ें जो है वो भी वैसे ही, जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आज हम जो पढ़ रहे हैं ना, इसको करेंगे, और आगे में भी ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, पढ़ते हुए। चलिए, ओके,
तो एक चीज़ थी। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो भी बच्चे आज क्लास में थे, आज ही की थी, आपको बताना है कि कौन सा कानून था, ठीक है, कौन सा कानून था जिसके तहत हर साल शिक्षा के, कौन से कानून के तहत हर साल, ठीक है, 1 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हर साल 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जो है वो एजुकेशन के लिए देगी, एजुकेशन के लिए भारत के अंदर में। वो कौन से कानून के तहत किया गया था, कौन सा एक्ट था, वो कौन सा एक्ट था, आज ही पढ़ाया है, उस एक्ट का नाम आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। और ऐसे ही फ्रेंड्स और भी हमारे सेशंस चलेंगे, कल भी हम लोग करेंगे। और आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि हम लोग किस तरीके से इसको करने वाले हैं। जो मैं टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जो टॉपिक्स आप लोगों को करवा रहा हूँ मैं अभी इसके अंदर में, ओके, वो टॉपिक्स आप लोग पढ़ेंगे पूरे के पूरे, सारे के सारे जो टॉपिक्स है। स्टार्टिंग में ही मैंने आई थिंक शायद उसकी स्लाइड लगाई थी, मैं फिर से लगा देता हूँ आप लोगों के लिए वो स्लाइड को, ठीक है। चलते हैं स्लाइड नंबर, ठीक है, 3 में। तो देखिए ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों को करवाता जाऊंगा। ये टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ने, जैसे आज मैंने गवर्नर जनरल एंड वायसराय पढ़ाया, और भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसको, कल वाले लेक्चर में भी कराऊंगा आप लोगों को। आज मेरी ट्राइबल मूवमेंट वाली क्लास है, ठीक है, शाम में ऐप में, वो भी मैं आप कराऊंगा, और उसके ऊपर मैं फिर क्वेश्चन में आपको वाईटी पे कराऊंगा। फिर मैं आपकी लूँगा टेस्ट, ठीक है, टेस्ट लेने वाला हूँ, ओके। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग इस टेस्ट के अंदर में, इस टेस्ट को आप लोग अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। ये टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट करोगे, और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद में जो बच्चा टॉप करेगा उसको तो 2000 का जो है इनाम मिलेगा, 2000 का, ठीक है, 2000 रुपये उसको मिलेंगे। अगर वो आउट ऑफ नंबर लेकर आता है तो उसको 1000 रुपये एक्स्ट्रा मेरी तरफ से। और जो बच्चा सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक है, उसको 1500 रुपये, अगर वो आउट ऑफ लेकर आता है तो 1000 रुपये मेरी तरफ से। और कोई बच्चा थर्ड नंबर पे आता है और आउट ऑफ नंबर लेकर आता है तो 1000 रुपये। और बाकी की जो बच्चे रहेंगे 20 बच्चे इनके बाद में, मतलब 20 नंबर तक के जो बच्चे रहेंगे उनको 500 रुपीज़। रकम छोटी है आप लोगों के लिए, आप लोग तो बड़े लोग, ठीक है, बट ये पारितोषिक आप लोगों के लिए आपको एक मोटिवेशन देगा, नाम आएगा आप लोगों का और उसको मोटिवेशन देगा आप लोगों को, ठीक है। टेस्ट कैसे देना है, तो नीचे में एक लिंक दी गई है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, नीचे में मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ओके। लिंक कैसे दी गई है उसको देख लीजिए, कैसे रजिस्टर करना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। टीचिंग परीक्षा पे चले जाइए आप सभी लोग, ठीक है, टीचिंग परीक्षा, ओके, सर्च कर लीजिए। टीचिंग परीक्षा का जो यूट्यूब चैनल है उस पर चले जाइए आप लोग, ओके। आप देख सकते हो ये आप लोगों की क्लास चल रही है, ओके। आपकी क्लास के नीचे में आप देखोगे, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में, यहाँ ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहा जाता है। यहाँ पर मैं देखिए महा मैराथन जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आप, एक फॉर्म खुलेगा आपका। इस फॉर्म को आप लोगों ने फिल कर लेना है, साइन इन जरूरी है, साइन इन करने बोलेंगे तो साइन इन कर लेना है, ऐसे जो भी करना रहेगा, ठीक है। बाकी वो फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा का व्हाट्सएप चैनल है, इसके ऊपर में आप कर सकते हो। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप का ये चैनल आपका खुल जाएगा, उसमें ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है, उसमें ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और साथ ही साथ मान लीजिए अगर आपको जो है आप कोर्स परचेस करना चाहते हो TRE 3 या 4 का जो भी है आपका, तो ये लिंक ट्री की लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से डायरेक्टली कोर्स को परचेस कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपने कोर्स लेना है आप लोग यहाँ से ले सकते हो। TRE 3 का लेना है तो TRE 3 का ले सकते हो आप लोगों को, जो भी कोर्स चाहिए आपको, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए रिवीजन कोर्स लेना है आप लोगों ने, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैं आपको केवल 300 रुपये में पूरी रिवीजन जो बैच है वो मिल जाएगी आपको, ओके। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। बाकी जो है फ्रेंड्स हम लोग मिलेंगे, और भी आपके लिए जो जो भी नई नई चीज़ें की जाएंगी, वो योगा के लिए मैं आपसे कब से कहने वाली थी सर, बट आपने, चलिए अच्छी बात है, योगा स्टार्ट क्लास के लिए, जी बिल्कुल। तो योगा क्लास के लिए कितने लोग रेडी है योगा के लिए, मैं उसका खर्चा मैं उठा लूँगा, ठीक है। आप बताइए, 7 दिन का हम लोग करेंगे योगा, और मैं भी आप लोगों के साथ में करूँगा, उसमें ऐप पर करेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग मेरे को बताना अगर आप लोग रेडी हो तो कल मैं आपको उसकी भी लिंक दे दूंगा, ठीक है, उसमें आपको कोर्स में ऐड करवा दूंगा मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। एक लिंक बनाएंगे हम लोग, जो बच्चे रहेंगे उन लोगों को जो है वो वहाँ पर मैं ऐड करवा देंगे, ठीक है। नहीं, 10 जून को एग्ज़ाम डेट तो नहीं है दीप्ति जी। एक मैं आप लोगों को और चीज़ बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि 20 जून को एग्ज़ाम नहीं होती, जैसे कल आपको पता ही है कि स्टे लग गया एग्ज़ाम के ऊपर में, नोटिफिकेशन पे, अगर 20 जून को एग्ज़ाम नहीं होती
तो क्या मैं 20 जून को मैं ऑल इंडिया टेस्ट लूँ आप लोगों की? ऑल इंडिया टेस्ट कितने लोग रेडी है? अगर आप रेडी हो तो मुझे बताइए कमेंट करके कि अगर बीपीएससी एग्जाम नहीं लेता है तो मैं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे 20 तारीख पढ़ समझ के ही पढ़े। कोई भी एक बच्चा ऐसा ना हो कि स्टे लग गया तो अपनी अपनी जो है पढ़ाई को ढीला छोड़ दे। कितने लोग चाहते हैं मेरे को इस वीडियो के नीचे में कमेंट करके जरूर बताना, जैसे ही चाहते हैं आप लोग, जितने भी लोग चाहते हैं। 3600 लोग अभी भी जुड़े हुए आखिरी तक भी, मेरे को कमेंट्स दिखने चाहिए इन 3600 लोगों के, तब मैं समझूंगा कि यार हाँ आप लोग चाहते हो। ठीक है, कमेंट करना, मेरे को बताना। ठीक है, तो अगर हुआ तो पूरी मैं जान लगा दूंगा, पूरी मेहनत आप लोगों के लिए कि 20 जून को या तो बीपीएससी की एग्जाम हो जाए। ठीक है, अगर नहीं लेता बीपीएससी तो हम लेंगे टीचिंग परीक्षा के ऊपर में आप लोगों की ऑल इंडिया महा टेस्ट। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में बिल्कुल एग्जाम वाला पैटर्न, जैसे एग्जाम होती है बिल्कुल वैसे ही एकदम उसी एकदम इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। ठीक है, आप बताइए, क्योंकि इससे क्या होगा पता है आपका, आपकी ना पढ़ाई 20 जून के हिसाब से हो जाएंगी। पेपर अगर जितना भी फिर एक्स्ट्रा समय अगर मिलता भी आपको तो वो आपके लिए बोनस समय होगा उन बच्चों के लिए जो टीचिंग परीक्षा के बच्चे हैं, जो टीचिंग परीक्षा पर पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए। यहाँ पर मैं जो टीचिंग परीक्षा परिवार यूट्यूब परिवार का हिस्सा है उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा। तो जैसे ही ये वीडियो खत्म होता है उसके नीचे में कमेंट जरूर कर देना, मुझे बताना। ठीक है, कि कितने लोग रेडी है। अगर है तो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़, मुझे योगा के बारे में बताना कि योगा सेशन क्या 7 दिन का मैं आपके लिए अरेंज करूँ, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी आपकी मेंटल पावर को बूस्ट करने के लिए, योगा प्राणायाम उसके लिए। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं करवा दूंगा आपके लिए। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। वर्ल्ड हिस्ट्री समर राज जी बहुत जल्दी आपको जो है ना बहुत जल्दी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा पूरा, ठीक है, दो लेक्चर 2-2 घंटे के करके 4 घंटे का मैं पूरा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म कर दूंगा। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं हमारे कल वाले सेशन के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय।